विंड्स ऑफ चेंज के आज के एपिसोड में हम पीएम केयर फंड की बात करने जा रहे हैं। आप सबको ज्ञात है कि ये फंड कोविड-19 के एपिडेमिक के समय, जबकि पूरा हिंदुस्तान परेशानी में था, बीमारी की चपेट में लगभग सारे लोग आ गए थे, उस समय ये फंड की आवश्यकता महसूस हुई और उस वक्त ये फंड बना। हम ये भी देखते हैं कि इस फंड को ऐसे देखने से लगता है कि पीएम केयर फंड, जब हम उसके ट्रस्टी का नाम देखते हैं, उनके चेयरमैन का नाम देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि ये तो गवर्नमेंट का कोई फंड है। इसलिए कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन है? हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। अन्य ट्रस्टी कौन है? हमारे होम मिनिस्टर, फिनांस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, ये लोग उसके ट्रस्टी हैं। मानी हुई बात है कि जब ऐसे ऐसे एपेक्स पर बैठे हुए हमारे सरकार के पिलर्स, मजबूत पिलर्स अगर किसी फंड के ट्रस्टी होंगे, तो जनता का ट्रस्ट उस पर कायम होना बहुत मुश्किल काम नहीं है। इसका रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में 27 मार्च 2020 को हुआ था। हमने आपको बताया कि इसके चेयरमैन कौन लोग हैं, ट्रस्टी में कौन कौन लोग हैं। अब फिर देखने से आता है एक बात सामने कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत जो भी डोनेशन, कंट्रीब्यूशन इस फंड को करेगा, वो 100% इनकम टैक्स से फ्री होगा। यानी उसको इनकम टैक्स उतने रकम के लिए नहीं देना पड़ेगा। उसका सिर्फ ये कह देना कि हमने पीएम केयर फंड में डाल दिया है, काम खत्म, बात वहीं खत्म हो जाएगी। फिर हम देखते हैं कि कंपनियों को भी इस बात की इजाज़त दी गई है, तो वो CSR फंड से जितना चाहें कंट्रीब्यूट इस फंड को कर सकते हैं। अब CSR फंड का इस्तेमाल कहाँ होता है, कंपनियां कहाँ करती हैं? कंपनियां इस फंड को अपने क्षेत्र में, जहाँ वो माइनिंग का काम या कोई और काम कर रही है वो कंपनी, वहाँ के रहने वालों को सुविधा प्रदान करने के लिए करती है। अगर जितनी राशि CSR की साल भर में होती है, उस राशि में से अगर आधा भी इस फंड को दे दिया गया, तो बाकी जनता के लिए, उस स्थानीय जनता के लिए जिसकी ज़मीन पर वो काम हो रहा है, वो फैक्ट्री या माइनिंग चल रही है, उसके लिए आधा ही पैसा बचेगा। आधा तो चलाया इस फंड को, जबकि कि इस फंड में भी जनहित की बात है, कल्याण की बात है, लोगों को डिस्ट्रेस और इमरजेंसी सिचुएशन से निकालने की बात है। इसलिए कि जब इसके पूरे नाम को हम देखते हैं, तो देखते हैं पीएम केयर में सी सिटीजन, ए असिस्टेंस, आर रिलीफ, इन ई से इमरजेंसी और एस से सिचुएशन फंड। यानी ये एक डेडिकेटेड फंड बनाया गया
कि अगर कभी इमरजेंसी सिचुएशन आए, जैसे कि कोविड-19 में आया था, तो सरकार या ये ट्रस्ट, जो पब्लिक ट्रस्ट है, वो जनता की सेवा कर सके, उनकी मदद कर सके। इनकम टैक्स कहने को ये इट इज नॉट फंडेड बाय द गवर्नमेंट, नॉट रन बाय द गवर्नमेंट। सही है, कानूनी तौर पर देखने से लगता है कि ये गवर्नमेंट फंडेड नहीं है, लेकिन जैसा मैंने बताया आपको कि CSR में जितने पैसे जमा होंगे, अगर उसमें 1/4 इस फंड को दे दिया गया या इस तरह के अन्य फंडों को दे दिया गया, तो उतने पैसे क्षेत्र में कम हो जाएंगे, उनके बजट छोटे हो जाएंगे, जो CSR से जो जन उपयोगी कार्य वो करते हैं उसमें कमी आ जाएगी। फिर दूसरी चीज हम देखते हैं कि अगर इनकम टैक्स डोनेशन पर, जो भी डोनेशन हम देते हैं वो इनकम टैक्स एक्ट के तहत उनको छूट मिलती है, तो मान लीजिए कि इनकम टैक्स अगर वो पे करता तो किसको करता? सरकार को करता। सरकार फिर उससे बजट बनाती और जनता के हित में कोई काम करती। लेकिन जितने की छूट उसको दी गई, छूट भी 100%, अगर वो जो लायबिलिटी उसकी इनकम टैक्स की बनती है, अगर वो पूरा का पूरा पैसा इसको दे दे तो उसको 1 रुपया इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। यानी जो फंड सरकार के पास आ रहा था और जिसका जनता ये उम्मीद करती है कि उस पैसे का उपयोग जनहित में किया जाएगा, वो पैसा तो सरकार के पास गया ही नहीं, वो तो चला आया इस फंड में। यहीं से एक कंट्रोवर्सी पैदा होती है। लोग कहते हैं कि वी हैव राइट टू नो, RTI एक्ट आ गया है, हमें ट्रांसपेरेंसी चाहिए, हर काम में ट्रांसपेरेंसी चाहिए, सिर्फ इसी फंड की बात नहीं, हमें जानने का, वी हैव राइट टू नो, हमें जानने का अधिकार है, खासतौर पर अगर वो पब्लिक फंड के रूप में है तो वो कहाँ खर्चा किया जा रहा है, किस तरह से खर्चा किया जा रहा है, किन किन आइटम्स पर खर्चा किया जा रहा है, ये जानने का हमको अधिकार है। लेकिन कंट्रोवर्सी इसलिए पैदा हुआ कि इसको सरकार ने कहा कि RTI एक्ट के तहत नहीं है, यानी ये डिनाई करता है, यू डोंट हैव एनी राइट टू नो अबाउट दिस फंड और फंक्शनिंग ऑफ द फंड और एक्सपेंडिचर ऑफ द फंड, ये कहाँ से आ रहा है, किस मद में इसको खर्चा किया जा रहा है, किस जगह पर खर्चा किया जा रहा है, ये सब कुछ जानने का आपका अधिकार नहीं है। इसलिए कि जो स्टेट का डिफिनेशन फंडामेंटल राइट के चैप्टर में आर्टिकल 12 में दिया गया, उसके दायरे के अंतर्गत ये नहीं आता है। मैंने कहा कि ये न तो सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड से संचालित है, न कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अथॉरिटी बनाई गई इसके संचालन के लिए, इसलिए वो RTI एक्ट या स्टेट के डिफिनेशन से बाहर है। फिर हम देखते हैं कि हाल में MPs को भी कहा गया कि आप इस फंड के बारे में कोई सवाल नहीं पूछ सकते, इसलिए कि पार्लियामेंट में जिन मुद्दों पर सवाल पूछने का अधिकार आपको है, उसके दायरे में ये फंड नहीं आता है। यानी न जनता जान सकती है और न जनप्रतिनिधि जान सकते हैं कि इस फंड में कितनी राशि आई, कब खर्च की गई, कितनी खर्च हुई, किस मद में खर्चा हुआ, किसको रिलीफ पहुंचाया गया, ये सब कुछ भी डिटेल जानने का कोई मौका ये फंड नहीं देती है।
हमें लगता है कि जब ये पब्लिक के लिए है, जब ये पब्लिक के वेलफेयर के लिए है, जब सरकार के उच्च पदों पर आसीन व्यक्ति इसके ट्रस्टी और चेयरमैन हैं, तो फिर ऐसी गोपनीयता ट्रस्ट को कायम करने के बजाय और ट्रस्ट को या ट्रस्ट डिफिसिट की तरफ ले जाते हैं लोगों को। अब उनको ट्रस्ट नहीं रह पाता। हालांकि बड़े सारे डोनेशंस इंडिविजुअल से, ऑर्गेनाइजेशन से, कंपनी से इस फंड को मिलता रहेगा, इसलिए कि इसको 100% एग्जेम्पशन है इनकम टैक्स एक्ट में। इसको छूट इस फंड में है कि वो CSR फंड से कंपनी इसमें जितना चाहे पैसा डाल सकती है, और फिर इतने बड़े बड़े पदाधिकारी जिसके ऑफिस बियरर हों, वहाँ लोग चाहेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इस फंड में डालें। आज के इस सेशन में हमने PM's केयर फंड की बात आपसे किया, मैंने कुछ सवाल भी किया, और इस अनावश्यक जो कंट्रोवर्सी चल रही है इस पर भी मैंने आपसे बात किया। इससे नेशन का बहुमूल्य समय अनावश्यक बातों में खर्च होता है, बर्बाद होता है। जो फंड पब्लिक का है उसमें सरकार को बड़ा दिल करते हुए उसे पब्लिक के सामने लाना चाहिए, पारदर्शिता देनी चाहिए, उनको जानने का जो अधिकार RTI एक्ट में दिया गया है उसके तहत उनको लाभान्वित होने का मौका दिया जाना चाहिए। धन्यवाद। जोहार।